वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 6 अप्रैल 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल गोदावरी रिवर के बारे में है। अभी हाल ही में गोदावरी रिवर से इरिगेशन कनाल्स के माध्यम से ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट साइट जो है वहाँ से पानी को रिलीज करने की जो डेट है उसे अनाउंस किया गया, दैट इज़ 15 अप्रैल 2021। ध्यान दीजिए, इसके पहले जो डेडलाइन बताई गई थी वो 31 मार्च 2021 थी, बट उसे मीट नहीं किया गया। तो हम बात करते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। ये पेनिनसुलर इंडिया में सबसे बड़ी रिवर है। लोग प्यार से इन्हें दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारते हैं। अगर आप ओरिजिन की बात करें तो महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, वहाँ पे नज़दीक में ही थोड़ी दूरी पर है त्र्यंबकेश्वर, वहीं से ये नदी निकलती है। 1465 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती हैं। ड्रेनेज बेसिन में कई सारे राज्य कवर होते हैं, 2000 महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसके अलावा कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, कर्नाटका और यूटी ऑफ पुदुचेरी का भी कवर होता है। अगर आप ट्रिब्यूटरीज को देखें तो आपको मिलेंगी प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और प्राणहिता। जब हम बात प्राणहिता की करते हैं तो एक्चुअली में ये कंबाइंड स्ट्रीम होती है वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा की, ठीक है। इसके अलावा इंद्रावती, मानेर और सबरी, ये भी ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी नदी की। कल्चरल सिग्निफिकेंस में इस नदी के किनारे कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है नासिक में। कुंभ मेला और 3 जगहों पर लगता है, उज्जैन में सिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे। जो गोदावरी रिवर है इसको लेकर कई राज्यों के बीच में डिस्प्यूट भी रहता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटका इस संबंध में विवाद में रहते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो गोदावरी नदी के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, कालेश्वरम, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, सदरमत एनिकट और इंचमपल्ली। इसके अलावा देखिए, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे एक गांव है पोलावरम, वहीं पर इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया गया है, तो इसी गांव के नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम भी रख दिया गया है। मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज़ होने का मतलब होता है कि कई सारे काम इस प्रोजेक्ट से होंगे। जैसे एक तो इरिगेशन के लिए पानी अवेल किया जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर की भी नीड को फुलफिल किया जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो मछली पालन है उसको भी प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी थ्रू दिस प्रोजेक्ट। तो इसीलिए इसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। जो प्रोजेक्ट है इसे नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस भी यूनियन गवर्नमेंट ने 2014 में दे दिया था, जिसके लिए आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का जो सेक्शन 90 है उसका इस्तेमाल किया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशियन डेजर्ट डस्ट और इंडियन समर मानसून के बारे में है। हाल ही में एक स्टडी को पब्लिश किया गया जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि अरेबियन पेनिनसुला से जो अरेबियन डस्ट ओरिजिनेट होती है ये अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक आती है। इसका क्या रोल है इंडियन मानसून में उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। कहना ये चाह रहे थे कि ये जो अरेबियन डस्ट है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून को इंटेंसिफाई करता है। कैसे करता है? देखिए, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स ओरिजिनेट होती हैं अरेबियन पेनिनसुला में वो अपने साथ डस्ट को कैरी करती हैं। वो जो डस्ट होता है वो एक तूफान के रूप में अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर आता है। इंडियन मानसून से इसका क्या लेना देना है? जब ये अरेबियन सी में पहुंचते हैं, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, तो चूंकि जो ये डस्ट स्टॉर्म होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी वजह से ये अपर एटमॉस्फेयर को काफ़ी गर्म कर देते हैं, लो प्रेशर जोन क्रिएट कर देते हैं, जिससे जो मानसून है वो अरेबियन सी में अट्रैक्ट होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर। ये तो इनका पहला रोल होता है। दूसरा रोल ये होता है कि इस तरीके से जैसे बात क्लियर हुई कि ये विंड के सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि चूंकि जब एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है तो उसके पास मॉइस्चर को कैरी करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। वो ज़्यादा मॉइस्चर लेकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं और यहाँ पर हैवी प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल कॉज करते हैं। इस पूरे फेनोमेना को एलिवेटेड हीट पंप नाम दिया गया है। ये मॉइस्चर्स को
जो मॉइस्चर होता है उसे सी से इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक लाने में एक बहुत ही की रोल प्ले करता है। मानसून का जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में वो काफ़ी आसान और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इंडियन मानसून को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उसकी रिसर्च काफ़ी पहले से चल रही है और आज तक चलती चली आ रही है। अभी जो पूरा फेनोमेना है एलिवेटेड हीट पंप का, इसमें एक लूप क्रिएट होता है जिसे पॉजिटिव फीडबैक लूप कहा जाता है। पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक लूप में होता यह है कि एक इवेंट का जो रिजल्ट होता है वो उस इवेंट को फर्दर इंटेंसिफाई कर देता है। इसे पॉजिटिव फीडबैक लूप कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, लूप या फीडबैक लूप दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लूप और निगेटिव फीडबैक लूप। सबसे पहले मैं आपको निगेटिव फीडबैक लूप बताता हूं। निगेटिव फीडबैक लूप में क्या होता है कि एक इवेंट का रिजल्ट उस इवेंट की इंटेंसिटी को कम कर देता है या खत्म कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको गर्मी लगी, ये एक इवेंट है। रिजल्ट के तौर पर आपको पसीना आया। ये जो पसीना आने का रिजल्ट है, ये जो आपको गर्मी लगने का क्रम है उसे कम कर देगा। मतलब पसीना आ गया तो अब आपको कम गर्मी लगेगी। मतलब एक इवेंट के रिजल्ट ने उस इवेंट की इंटेंसिटी को कम कर दिया। समझ में आया ना? ये है निगेटिव फीडबैक लूप। लेकिन पॉजिटिव में इसका उल्टा होता है, एक इवेंट का रिजल्ट उस इवेंट को और इंटेंसिफाई कर देता है। तो ये जो एलिवेटेड हीट पंप है, ये कैसे पॉजिटिव फीडबैक लूप की तरह वर्क करता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब इसमें होता यह है कि अरेबियन पेनिनसुला से डस्ट स्टॉर्म चले, वो आते हैं अरेबियन सी में, मॉइस्चर कैरी करते हैं और सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा हीट कैरी करते हैं। अब ये आते हैं इंडियन पेनिनसुला में, यहाँ पर खूब सारी बारिश करते हैं। बारिश करने के बाद हीट रिलीज होगी और वो अपर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, अपर एटमॉस्फेयर में लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वहां पर जाने के बाद ये एक वेव क्रिएट करते हैं, जहां पर कुछ जगह पर हाई प्रेशर, कुछ जगह पर लो प्रेशर होता है। ये जो वेव होती है, ये विंड को अगेन अरेबियन पेनिनसुला की ओर लेकर जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें एक इंटेंसिफाइड लो प्रेशर जोन मिलता है। अब ये जो विंड है वो अगेन अरेबियन पेनिनसुला की ओर जाएगी, जमीन से स्ट्राइक करेगी, डस्ट स्टॉर्म कैरी करेगी, फिर से अरेबियन पेनिनसुला में आएगी और वापस से इंडिया में जो रेनफॉल है उसे इंटेंसिफाई करेगी। अब हमने देखा ये कि जो डस्ट स्टॉर्म चला उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया में ज्यादा बारिश हुई और इस बारिश की वजह से जो हीट ऊपर गई उसने अगेन वहां पर डस्ट स्टॉर्म को इंटेंसिफाई कर दिया। तो एक इवेंट का रिजल्ट उस इवेंट को फर्दर इंटेंसिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसे ही कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक लूप। उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि मिडिल ईस्ट से कैसे जो इंडियन मानसून है वो वापस से मिडिल ईस्ट में डस्ट स्टॉर्म को बूस्ट कर देता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संकल्प से सिद्धि के बारे में है। हाल ही में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत जो काम करती है, संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव को लॉन्च किया। अभी जो ड्राइव है एक प्रकार का आप कार्यक्रम कह लीजिए, ये 100 दिनों तक का कार्यक्रम है जिसमें 150 टीम क्रिएट की जाएंगी। ये कार्यक्रम 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया जा चुका है। इनका उद्देश्य ये होगा कि ये हर रीजन में 100 गांवों में जाकर वन धन विकास केंद्र को एक्टिवेट करें, वहां पर उनका काम स्टार्ट करवाएं। ये जो 150 टीम्स बनेंगी, इनमें से जो 10 टीम होगी वो ट्राइफेड के हर रीजन में जाएगी। वहां पर वो स्टेट इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज, मेंटरिंग एजेंसीज या पार्टनर्स के साथ मिलकर जो गांव हैं उनको विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद वो 1500 विलेजेस में 100 दिनों के अंदर इनको कवर करते हुए आइडेंटिफाई करेंगे उन लोकेशंस को जहां पर वनधन विकास केंद्र को स्टैब्लिश किया जा सकता है, जो ट्राई फूड के क्लस्टर्स हैं उनमें। एट द सेम टाइम स्फूर्ति के लिए जो यूनिट्स हैं उनको भी स्टैब्लिश करने के लिए आइडेंटिफाई की जाएगी लोकेशन को। स्फूर्ति का फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ट्राईफूड की बात करें तो जो ट्राईफूड है ये एक ऐसा, इसका उद्देश्य ये है कि ट्राइब्स की इनकम को इंसेंटिवाइज किया जाए, बढ़ाया जाए, उनके पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसमें वैल्यू एडिशन किया जाए, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो इस्तेमाल करते हैं उसे सही जगह तक पहुंचाया जाए। मतलब जो मार्केट है उसमें उसकी एक्सेस को इनहेंस, इसके लिए वो ट्राइबल आर्टिशियंस और कई सारे ग्रुप्स जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके लिए सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके प्रोडक्ट्स को लार्जर मार्केट तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए tribesindia.com एक नेटवर्क है वो भी वर्क कर रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चिल्का लेक के बारे में है। अभी एक स्टडी में ये बताया गया कि चिल्का लेक एक समय में बे ऑफ बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। ये लगभग 20,000 साल पहले प्लिस्टोसीन इपोक में तैयार हुआ या अपने प्रेजेंट फेज में आया। अब ये कैसे आया? इस रिसर्च को किया गया है मरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा का है उसके द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है चिल्का लेक।
माना यह जा रहा है कि पहले ये बे ऑफ बंगाल का ही पार्ट था। लगभग 20,000 साल पहले महानदी देखिए इसके काफ़ी नज़दीक से गुजरती है। देखिए ये महानदी रिवर है, ठीक है, और यहाँ पर चिल्का लेक है काफ़ी क्लोज में। तो मान्यता ये है इस रिसर्च के मुताबिक जो महानदी रिवर है ये बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट कैरी करती थी और ला के अपने डेल्टा के फॉर्म में यहाँ पर डंप किया करती थी। जो ये सेडिमेंट आता था वो बे ऑफ बंगाल के किनारे सैंड बार्स को क्रिएट करता चला गया और सैंड बार्स जो थे उन्होंने धीरे धीरे एक एम्बार्कमेंट की तरफ वर्क करना शुरू कर दिया। मतलब ये जो लोकेशन थी ऐसे, इसको इसने एक तरफ से ऐसे ब्लॉक करना शुरू किया और इस ब्लॉक करने की वजह से, एम्बार्कमेंट की वजह से यहाँ पर ये पूरी लेक जो है वो तैयार हो गई। चिल्का लेक 64 किलोमीटर लॉन्ग है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और 13.5 किलोमीटर वाइड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ये सी से कनेक्ट होता है एक लोकेशन पे, सतापड़ा लोकेशन है जहाँ पर एक शैलो नैरो चैनल है। चिल्का एशिया की लार्जेस्ट और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लगून है। ये लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड होता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए और कई सारे थ्रेटेंड स्पीसीज प्लांट्स की भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एज वेल एज एनिमल्स की। 1981 में जो चिल्का लेक है इसे फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया था रामसर कन्वेंशन के तहत। इरावदी डॉल्फिन्स ये चिल्का के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है जो कि अक्सर सतपड़ा आइलैंड के आसपास देखी जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में है। अभी कुछ समय पहले एक बहुत ही दुखद न्यूज़ हमारे सामने आई जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की एक टीम के ऊपर अटैक किया गया एक नक्सलाइट ग्रुप के द्वारा। नाम है पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। उनकी एक यूनिट ने अटैक किया था जो तारिम एरिया है सुकमा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर का छत्तीसगढ़ में। वहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का मैप है, यहाँ पर है सुकमा और ये है बीजापुर। इसकी बॉर्डर की लोकेशन में ये अटैक किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। ये एक सडन अटैक था जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार नहीं थी और इसमें हमारे 22 जो सोल्जर्स थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद जब इंडियन सोल्जर्स ने अगेन रिटेलिएशन में कार्रवाई की तो 35 से 40 नक्सलाइट्स को भी मार गिराया गया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो देखिए इनकी जो आइडियोलॉजी है वो मॉइज्म से प्रभावित है। इंडिया में इन्हें नक्सलाइट कहा जाता है। जो नक्सलिज्म टर्म है वो वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी विलेज से निकला है जहाँ पर एक समय में लोकल लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ में एक रिबेलियन हुआ था। उस समय तो जो इसका उद्देश्य था वो बहुत ही सिंपल सा था। ये रिबेलियन 1967 में स्टार्ट हुआ था कि जो वहाँ के लोकल फार्मर्स हैं उनको लैंड का राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। इस मूवमेंट को लीड किया गया था कानू सान्याल और जगन संथाल के द्वारा। इसके बाद ये धीमे धीमे ईस्टर्न इंडिया में स्प्रेड होने लगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इनिशियल फेज में तो ये फार्मर्स की कॉज के लिए लड़ रहे थे लेकिन धीमे धीमे ये मॉइज्म की फिलॉसफी से बहुत तेजी से प्रभावित हो गए। मॉइज्म जिसे डेवलप किया गया था माओ त्से तुंग के द्वारा। ये एक चाइनीज़ लीडर रहे थे जिन्होंने मार्क्सिज्म की फिलॉसफी को अपने हिसाब से डाइल्यूट किया। इनका ये मानना था कि स्टेट पावर को कैप्चर किया जा सकता है आर्म्ड इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटजिक अलायंस के माध्यम से। और अब ये नक्सलाइट्स इनकी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए एक्सट्रीम वायलेंस का सहारा लेते हैं। PLGA 2000 में बनाया गया था। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 के तहत डिक्लेयर किया गया था एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और बैन भी कर दिया गया था। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पॉजिटिव फीडबैक लूप, इसमें जो एक रिएक्शन का रिजल्ट होता है वो उस रिएक्शन के इफेक्ट को डिक्रीज कर देता है। गोदावरी रिवर लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है जो कि कर्नाटका के वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होती है। चिल्का लेक आंध्र प्रदेश में है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज के सेशन में यहीं पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।